ओके, चेक चेक, कैश कैश। वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग जानदार शानदार लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी रियल लाइफ कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, प्रोस्पेक्टस का आपको बेसिक मीनिंग तो क्लियर था आई थिंक, कि ये मैं हूँ, ये हमारी कंपनी है और ये हमारी पॉडी हो रही है। नहीं, ऐसे आंसर सर एग्जाम में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, नो डाउट आप ये आंसर्स एग्जाम में भी लिख सकते हो। एग्जाम में तो क्या है भाई, कुछ भी लिखो, नितिन गडकरी रिजाइन करो, कुछ भी लिखो चलेगा, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप पूछते हो कि लिख सकते हो तो उसका जवाब है हाँ लिख सकते हैं। अगर आप पूछते हो मार्क्स मिलेंगे तो उसका आंसर है मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट नहीं लिख सकते। चलो बैक टू द टॉपिक। प्रोस्पेक्टस का बेसिक मीनिंग ये था कि चलो ये मैं हूँ। नाउ आई एम इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्यों इश्यू करूंगा? कि लोगों को बोलूंगा मैं कि भाई ये मेरी कंपनी है, आओ और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो सर अभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस के आज दो टाइप्स है, वो अपन आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहला है शेल्फ प्रोस्पेक्टस और दूसरा कौन सा रहेगा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। नाम से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ लेना देना नहीं है, तो नाम को पूरा ही इग्नोर करना आप लोग। पहला शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सर अभी पहला आप ये समझो कि ये इसकी जरूरत क्या है। मैं सिर्फ आपको जो थियरी है वो पढ़ाने नहीं आया, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कि भाई क्यों इश्यू करती है कंपनी। तो मान लो आज एक कंपनी है, ठीक है, आज उसने एक फर्स्ट ऑफर किया। आज आज डेट है मान लो 11/26। तो आज उसने कंपनी ने मांगा कि चलो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया और लाओ मेरे को पैसे दो, मेरी कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करो। तो सर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना भाई कि आज अगर पैसे मांगे तो अगले 3 महीने बाद जरूरत नहीं होगी, फिर 6 महीने बाद जरूरत नहीं होगी। तो मतलब आज स्टेज 1 में आज की डेट में मांगे पैसे, जस्ट अ मिनट। ओके, आज 1/1 को, हाँ हाँ, 11/26 को पैसे मांगे। तो क्या हुआ कि कंपनी को फिर से जरूरत पड़ी। कब जरूरत पड़ी? 2-3 महीने बाद, मान लो 31/3 को जरूरत पड़ गई। ठीक है, 31/3/26। उसके बाद फिर 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, मतलब एक साल में उसको मान लो 4 बार जरूरत पड़ गई। तो सर अगर 4 बार एक साल में जरूरत पड़ती है तो वो बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने का खर्चा कंपनी नहीं उठाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई इट इज अ वोल लेंदी प्रोसेस। वो आप ऐसे ही चलो एक दो फॉर्म का पेज किया और साइन करके दे दिया, वैसा नहीं चलेगा। तो आपको पहला तो खर्चा बहुत होता है प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है। तो सर अगर एक साल में आप सोचो कि इतनी बार इश्यू करना पड़ेगा, तो कंपनी ये लीगल फॉर्मेलिटीज पे ध्यान देगी या अपना खुद पैसा रेज करेगी? तो उसका एक रिजोल्यूशन आया जिसका नाम है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो क्या होगा कि इश्यूड, जस्ट अ मिनट, issued for securities offered in one or more issues over a certain period without issuing further prospectus। मतलब आज जो आपका मंथ 1 है, ठीक है, आज आप फाइल कर देते हो शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो अभी आपने स्टेज 2 में कुछ इन्वेस्टमेंट लिया, स्टेज 3 में लिया, स्टेज 4 में लिया, तब तक आपको पैसे की, सॉरी, आपको पैसा आप जितना चाहे उठा सकते हो, बट आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की नीड नहीं रहेगी। तो सर अभी एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस करके आप लोग 5 साल तक तो चला ही नहीं सकते, तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी भाई? 1 साल की। मतलब कि आज अगर मैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू करता हूं तो अगले 1 साल तक मुझे फिर से प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट अपना फंड ले सकता हूं। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस कि भाई इश्यू करते क्यों है एक्चुअली। ठीक है, अभी उसकी थियरी थोड़ी समझ लो कि उसका यूज क्या है। कि आइडियल फॉर इश्यू साइजेस, जिसका बड़ा साइज होता है, जो फंड आप बड़े फंड्स आप रेज करते हो तब तक वहां पे आपको जरूरत रहती है। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। फाइलिंग स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टस, एक जो स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टस रहता है उसको हर बार 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 लगातार फाइल करना विल बी एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो अपन एक बार कर देंगे और फिर वो चलता जाएगा। दिस वॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अभी सर दूसरा प्रोस्पेक्टस आएगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सर वो लाल कलर का रहता है क्या? नहीं, नाम और काम कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप याद रख लो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और अगर एक सेक्शन की बात करें तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 32 में दिया हुआ है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट्स आपको बीकॉम, बीबीए, सीए कोई भी कोर्स करो उसमें आएंगे ही, क्योंकि कंपनी के फॉर्मेशन के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अभी आप समझना, प्रोस्पेक्टस दैट डज नॉट हैव कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑन। ठीक है, क्या बात करो सर, अगर प्रोस्पेक्टस में वो लोग क्या करते हैं कि प्राइस ही नहीं लिखते, और क्वांटम क्वांटम मतलब कि एग्जैक्ट जो उसकी अमाउंट, एग्जैक्ट क्वांटिटी, वो कुछ लिखते ही नहीं है। तो सर अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो हम कैसे इश्यू कर देंगे? तो उसका आंसर है, चलो आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में कैसे अपन ट्रायल बॉल डालते हैं, ट्रायल बॉल में हम अपने को अंदाजा आता है कि भाई बैट्समैन किस तरीके से मूव करता है, बैट्समैन का आप समझे ना कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी काइंड ऑफ सिमिलर ही रहता है। सर उसमें कैसा, कहाँ क्रिकेट और कहाँ ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? नहीं भाई, सुनना,
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आप लोग पहले कुछ बताते नहीं हो, आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे देते हो कि यस भाई ये हमारी कंपनी है, ये हम लोग ऑफर कर रहे हैं और ये हमारा प्रॉफिट है, वैसे सारी डिटेल आप लोग दे देते हो। और फिर आप सर प्राइस ना बताने का क्या रीजन है, समझो आप मेरी बात को, कि अगर कंपनी आज प्राइस बता देगी, आज कोई प्राइस प्रॉमिस कर देगी, तो इन फ्यूचर फिर वो प्राइस को चेंज नहीं कर पाएगी। अभी समझो कि मैंने अपने शेयर 120 रुपए पे इश्यू किया, ठीक है, तो मुझे मार्केट से बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो भाई मैं अगर 120 की जगह उनको 150 170 का भी अगर शेयर देता, तो भी वो लोग लेने को तैयार थे, तो फिर मैं उसको चेंज नहीं कर सकता ना भाई, क्योंकि मैंने पहले ही 120 का एक प्रॉमिस कर दिया है, 120 का मैंने प्रोस्पेक्टस में लिख के दे दिया था, तो फिर मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। इसलिए कंपनी क्या करती है कि पहले मार्केट का रिस्पॉन्स जानने के लिए कि भाई मार्केट में आप खुद को आप खुद राखी सावंत और आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कटरीना कैफ जैसी, मतलब कि आप अगर आपकी वैल्यूएशन बहुत कम है और आपने बहुत ही ज्यादा अमाउंट बोल दिया कि आपका शेयर आपने डाल दिया 1,000 रुपए का, तो पता चला कि कोई लेने को तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस अगर उनका जो अमाउंट है वो मैट नहीं हुआ तो उनको पूरा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले मार्केट का एक अंदाजा लगा देते हैं कि भाई मार्केट में लोग हमारी कंपनी के कितने अमाउंट का कितना रुपए देके हम हमारे शेयर लेने के लिए तैयार है। अगर वो पता चल जाएगा तो हम उसी तरीके से वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस एट अ रिस्पेक्टिव प्राइस। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो इसी रीजन की वजह से हम उनको पहले कुछ बताते नहीं, हम पहले उनका एक रिस्पॉन्स जान लेते हैं कि भाई क्या लोग हमारी कंपनी के इन्वेस्ट करने को रेडी है नहीं है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें समझ के उसके बाद वी विल रिवील आवर प्राइसेस। आपने देखा होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा है हमारा, कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड फाइनल प्रोस्पेक्टस की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। पहला क्या है कि हैंडलिंग वेरिएशन। सर वेरिएशन मतलब जो डिफरेंस आता है, सर कौन सा डिफरेंस, जो अपन अभी पढ़ेंगे। इश्यूइंग कंपनी मस्ट हाईलाइट एनी वेरिएशन बिटवीन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब कि इंफॉर्मेशन, आप समझो एक मोबाइल लॉन्च होता है जिस तरीके से, उस तरीके से आपको 3-4 महीने पहले ही पता लग जाता है कि हाँ भाई आईफोन 18 लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। फिर जाके प्रोडक्ट एक्चुअल उसको आप उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका जो लॉन्च इवेंट है वो, उसको आप सिंपल वर्ड्स में समझो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और जब वो फाइनली लॉन्च होता है, जब वहां से फोर सेल जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये आप 3 सीक्वेंस समझ लो। तो उसी तरीके से जब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपने जहां पर इंफॉर्मेशन किया तो उसमें आपने बेसिक डिटेल्स दी थी, तो बेसिक डिटेल में और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जो भी वेरिएशन, मतलब जो भी डिफरेंस है वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। एनी वेरिएशंस मस्ट बी इंडिविजुअली इंटीमेटेड टू द पर्सन इनवाइटेड टू सब्सक्राइब। मतलब कि मान लो 5,000 लोग रेडी हुए थे आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपकी कंपनी में, तो उन 5,000 लोगों को आपको इंडिविजुअली उनसे कनेक्ट करके उनको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चेंजेस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ऐसा था और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ऐसा है। तो उस तरीके के जो चेंजेस हुए ये ड्यूरेशन में, वो आपको इंडिविजुअली सब लोगों को बताने पड़ेंगे, ठीक है। और जो वेरिएशन है, जो चेंजेस है, वो हाईलाइट भी करने पड़ेंगे। सेकंड, क्लोजिंग लूप। फाइनल प्रोस्पेक्टस का मतलब आप सिंपल समझो, ऊपर का स्टेप 2 का इग्नोर कर दो। अपॉन, इग्नोर तो आपको आता ही होगा। नाउ अपॉन कंप्लीशन ऑफ अलॉटमेंट एंड क्लोजिंग ऑफ ऑफर, फाइनल प्रोस्पेक्टस इज प्रिपेयर्ड। सारा जो ये पूरा झमेला खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फाइनल प्रोस्पेक्टस बताओगे। उसमें क्या हम लोग फील करेंगे कि जो मिसिंग डिटेल्स थी, जो कैपिटल के रिलेटेड, जो क्वांटम, वो सारी कहाँ पर, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, कहाँ गया, ओए कहाँ गया, हाँ यहाँ पर। फाइनल जो प्राइस थी जहां पर ऊपर मिसिंग थी, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर नीचे आके फिल करोगे, ठीक है। और सर फिल करके क्या करेंगे, उसकी मेन, अभी देखो 2 मार्क का पॉइंट है, ठीक है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट, जो लिस्टेड कंपनी होगी, मान लो रिलायंस है, टाटा लिमिटेड है, इंफोसिस, विप्रो, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी के लो, लिस्टेड जो है उन लोगों को विथ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड आरओसी, उन दोनों के पास जाके फाइल करना पड़ेगा ये जो प्रोस्पेक्टस है। और जो अनलिस्टेड कंपनी है वो सिर्फ आरओसी के पास जाके फाइल करेगी तो चलेगा, ठीक है। दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग। ओके, और एक और रीड कर लेते हैं कि जो डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है, पूरा कंप्लीट ही आप इश्यू कर सकते हो, आधा अधूरा नहीं कर सकते। सेम शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी आप लोग पूरा ही इश्यू करना पड़ेगा, फुल्ली कंप्लीट। बट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अगर उसकी प्राइस और क्वांटम मिसिंग है तो भी चलेगा, इनकम्प्लीट इश्यू आप कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट मतलब सूटेबल किसके लिए रहेगा, अगर आपको एक ही बार इश्यू करना है तो आप क्या करोगे कि स्टैंडर्ड प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दोगे, ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कब इश्यू करोगे, जब आपको स्टेज बेस्ड, मतलब आज एक पैसा लिया, फिर 3 महीने बाद चाहिए, फिर 2 महीने बाद चाहिए, उस तरीके के अगर स्टेजेस में पैसा लेना है तो आप लोग क्या इश्यू करोगे, शेल्फ प्रोस्पेक्टस।
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कब इशू होगा? जब आपको प्राइस ना बता के आपको पैसा लेना हो, प्राइस डिस्कवरी में थोड़ा आपको सस्पेंस रखना हो, तो आप क्या करोगे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे। की फीचर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब कि इतना पैसा तो मिनिमम आना ही चाहिए। अगर उतना नहीं आया तो प्रोस्पेक्टस पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 120 दिन में मीट हो जाना चाहिए। ये टाइम लिमिट की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, अभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस में 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। आज अगर इश्यू किया प्रोस्पेक्टस, तो अगले आने वाले 1 साल तक वो मुझे कोई इश्यू नहीं करना पड़ेगा। 1 साल उसकी वैलिडिटी रहेगी। और इसमें जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसमें टाइम लिमिट की बात कहाँ पे आती है कि मतलब एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफर, मतलब 4 तारीख से अगर आपका प्रोस्पेक्टस ओपन हो रहा है ऑफर, तो 1 तारीख तक आपको एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना ही पड़ेगा। फाइलिंग कहाँ पे था आज अभी ऊपर ऊपर ने पढ़ा कि सेबी एंड आरओसी किसके लिए? लिस्टेड कंपनी, और जो अनलिस्टेड कंपनी है उसको सिर्फ आरओसी को बताना पड़ेगा। ओके, लास्ट पॉइंट, फाइनल फंक्शन या तो अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं हुआ तो क्या होगा कि पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में सब्सिक्वेंट ऑफर्स नीड नो फाइलिंग, मतलब आगे आपको जाके कोई फाइल नहीं करना है, पूरा चलेगा, 1 साल तक चलेगा। फाइनल एक्शन क्या होगा, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? इन केस ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फाइनल एक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा आरओसी और सेबी के पास एट क्लोजिंग। दिस वाज द एंड ऑफ द होल explanation of these two type of prospectus, red herring and shelf prospectus. If you have any doubt, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डाउट हो तो भी आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हो। ठीक है, दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक प्रोस्पेक्टस। अगले वीडियो और थोड़ी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा आते रहेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।